कार की तेज रोशनी अंधेरे का सीना चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक सड़क के बाएं किनारे की झाड़ियों से 3-4 गीदड़ निकलकर सड़क पार करते हुए दाएं किनारे की झाड़ियों में घुस गए। इनमें से एक के मुंह में दबी हुई कोई चीज सड़क पर गिर पड़ी। कार तेजी से उसे रौंदती हुई आगे निकली जा रही थी। तभी फरीदी चीखा, हमीद रोको, गाड़ी रोको। कार एक झटके से रुक गई। क्या बात है? सब इंस्पेक्टर हैरान होते हुए बोला। आइए आइए हमीद, जरा मुझे टॉर्च देना, फरीदी ने कार से उतरते हुए कहा। टॉर्च की रोशनी सड़क पर पड़े हुए जूते के चारों तरफ घेरा बना रही थी। फरीदी ने जूते उठाकर टॉर्च की रोशनी में देखना शुरू किया। जूता तो नया मालूम होता है, लेकिन यहाँ कैसे आया? हमीद ने कहा। यह इन्हीं गिदड़ में से एक के मुंह में दबा हुआ था। फरीदी जूते पर नजर जमाए धीरे से बोला। टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों से उलझता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। हमीद और सब इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें उसके इस रवैये पर सख्त हैरत थी, लेकिन वो खामोश थे। अचानक फरीदी रुक गया। झाड़ियां हटाकर दूसरी तरफ कुछ देख रहा था। सब इंस्पेक्टर और हमीद भी रुक गए। थोड़ी देर बाद फरीदी मुड़कर बोला, दरोगा जी, आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? मैं आपका मतलब समझा नहीं, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन न जाने क्यों वो कांपने लगा। मतलब ये कि अगर आप इस वक्त जंगल में किसी जगह एक आदमी की टांग जमीन के अंदर से निकली हुई देख लें तो आपका क्या हाल होगा? मेरे ख्याल से इनकी रूह इनका जिस्म छोड़कर निकल जाएगी, हमीद हंसकर बोला। अच्छा तो पहले तुम ही आओ, फरीदी ने संजीदगी से कहा। हमीद आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही पल उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे धकेल दिया हो। वो बुरी तरह कांप रहा था। जरूर बाबा भूत, हमीद हकलाने लगा। बस निकल गई सारी शरारत, फरीदी ने हंसकर कहा। आइए दरोगा जी, आप भी देखिए। जी मैं? सब इंस्पेक्टर हमीद की हालत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने, आइए मेरे साथ, कहते हुए फरीदी झाड़ियों में घुस गया। हमीद और सब इंस्पेक्टर को भी साथ देना ही पड़ा। एक जगह थोड़ी खुदी हुई जमीन से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ था। पतलून का पायचा कई जगह से फटा हुआ था और नंगे पांव में लंबी लंबी खराशें थी। क्या समझे? फरीदी अपने दोनों डरे हुए साथियों की तरफ मुड़कर बोला। दोनों खामोशी से उसका मुंह ताकते रह गए थे। ये जूता उसी पैर का है। गिदड़ ने यहाँ की जमीन खोदी है। लाश की एक टांग निकाल पाए थे कि मोटर की शोर की वजह से उन्हें भागना पड़ा। शायद वे उसकी टांग खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी जद्दोजहद में उसका जूता उतर गया, जिसे एक गिदड़ ले भागा, फरीदी बोला। फिर उसने आगे कहा, अरे भाई यूं खड़े मेरी सूरत क्या देख रहे हो? जो बताइए वह किया जाए। सब इंस्पेक्टर अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए बोला। आओ मिट्टी हटाकर लाश निकालते हैं, फरीदी ने बैठते हुए कहा। हमीद तुम टॉर्च दिखाओ। फरीदी और सब इंस्पेक्टर ने मिट्टी हटाना शुरू की। 1 घंटे की मेहनत के बाद वे लाश को निकालने में कामयाब हो गए। अरे, सब इंस्पेक्टर चौंक कर पीछे हट गया। क्या बात है? फरीदी ने पूछा। ये तो वही है सर, खुदा की कसम वही है, सब इंस्पेक्टर जोर से चीख उठा। वही जो हमें कल रात यहाँ लाया था। बहरहाल, फरीदी ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, कभी कभी मेरे हवाई किले भी सच्चे हो जाते हैं। मुझे शुरू से ही इसकी उम्मीद थी। बड़ी अजीब घटना है, मेरी तो अकल चक्कर खा रही है सर, सब इंस्पेक्टर परेशानी की सूरत में बोला। लगभग आधे घंटे तक तीनों वहीं खड़े लाश के बारे में बात करते रहे। खैर अब यहाँ आप इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है। आइए इसे उठाकर हम कार तक ले चलें, फरीदी ने सिगार एक तरफ फेंकते हुए कहा। वो कार में रखकर लाश को ले आए। इस खुलासे पर दूसरे दिन सारे शहर में हलचल मच गई। अब ये मामला काफी पेचीदा हो गया था। वो शख्स जिसे लोग मुजरिम समझ रहे थे, खुद किसी का शिकार साबित हुआ। लाश अभी तक कोतवाली में ही थी। फरीदी और कुछ दूसरे जासूस लाश का मुआयना कर रहे थे। मरने वाला एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसके पास से ऐसी कोई चीज बरामद ना हुई जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। मोटरसाइकिल का लाइसेंस नंबर और कंपनी का नंबर दोनों तो पहले ही गायब हो चुके थे। फरीदी उलझन में पड़ गया था। क्यों भाई हमीद, क्या ख्याल है? फरीदी ने सार्जेंट हमीद से कहा। अभी तक तो सर ख्याल का ख्याल भी नदारद है, हमीद ने इतना कहा और कहने लगा, लेकिन ये आप किस तरह समझे कि आदमी मुजरिमों का साथी नहीं था? तुम्हारे इस सवाल से जाहिर होता है कि तुम्हारा जहन किसी खास लाइन पर काम कर रहा है, फरीदी उससे बोला। तभी हमीद ने सर खुजाते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता सर कि कोतवाली इंचार्ज के निकलने पर मुजरिमों ने अपने साथी को इसलिए मौत की घाट उतार दिया हो कि कहीं वो पुलिस के हत्थे चढ़कर सारा राज न बता दे। ये तो कोई बात नहीं हुई, फरीदी बोला। अंधेरे में सही तौर पर भी गोली लग जाने का इम्कान है। हाँ ये भी हो सकता है कि, लेकिन ये क्यों मान लिया जाए कि कातिल मुजरिमों का साथी ही था?
सिर्फ इसलिए कि ऐसी सूरत में उसे दफन करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें इस बात का शक होता कि वे उसकी वजह से पहचान लिए जाएंगे तो भी उसे कोतवाली ना भेजते, और अगर उन्हें इसका अंदेशा नहीं था तो फिर लाश को दफन करने की वजह समझ में नहीं आ रही है। फिर फरीदी हमीद को समझाते हुए बोला, देखो, किसी लाश को दफन करना आसान काम नहीं है। लाश दफन करने के लिए कम से कम 3 घंटे तो चाहिए। अगर वो उनका साथी था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी अपनी जान देना चाहते थे या बिल्कुल ही बेवकूफ थे, क्योंकि उन्हें इसका भी ख्याल होगा कि इतनी देर में अगर पुलिस वाले करीब किसी गांव से कुछ आदमी लेकर वापस आ गए तो क्या होगा। लाश दफन कर देना यकीनन उनके लिए बचाव की सूरत रखता था, तभी उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। जैसा कि तुम्हारा ख्याल है कि ये किसी बहुत बड़े गिरोह का काम है, तो ये अच्छी तरह समझ लो, ऐसा गिरोह अपने किसी पुराने और आसानी से पहचान लिए जाने वाले आदमी को ऐसे कामों के लिए नहीं चुनता। इसके लिए वो हमेशा किसी नए आदमी को फांसता है, ताकि अगर वो पकड़ लिया जाए तो किसी किस्म की कोई राज जाहिर ना हो सके। चलिए, मैंने मान लिया सर, हमीद ने कहा, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुजरिमों को खास तौर से उसी आदमी को कत्ल करना था तो आखिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि उन्होंने पुलिस को बाकायदा चैलेंज करके एक आदमी को कत्ल किया। इस तरह तो उन्होंने अपने आप एक मुसीबत मोल ले ली। अगर उसे मारना ही था तो यूं ही मारकर दफन कर देते। तुम्हारी अक्लमंदी का कायल हूं, फरीदी मुस्कुराकर बोला। क्या ये नहीं हो सकता कि इस तरह उन्होंने पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की हो, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की हो। मान लो कि मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूं। अगर मैंने तुम्हें कत्ल करके दफन कर भी दिया तो तुम्हारे गुम हो जाने के बाद लोग तुमको ढूंढेंगे, और अगर उनको मुझ पर थोड़ा सा भी शक होगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूं तो ये चीज मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन अगर मैं थोड़ी होशियारी से तुमको खत्म करूं तो उसके लिए मुझे तुम्हारा खुलेआम कत्ल करना होगा। अब इसका तरीका सुनो। मान लो तुम 2 बजे रात को धर्मपुर के जंगलों से गुजर रहे हो और मुझे मुर्दा समझकर यकीनन पुलिस को इसकी खबर देने जाओगे ही, और ये भी समझ रखो कि तुम्हारी कब्र मैं पहले से ही तैयार करके रखूंगा। जैसे ही तुम पुलिस को साथ लेकर आओगे तुम लोगों पर गोलियां बौछार शुरू हो जाएगी और दूसरे को बचाते हुए सिर्फ तुम निशाना बना दिए जाओगे। गोलियों के अंधाधुंध बौछार से घबराकर दूसरे लोग भाग खड़े होंगे। इसके बाद मैं तुम्हारी लाश पहले से ही खुद गड्ढे में दफन कर दूंगा। वापसी पे जब पुलिस वाले तुम्हें साथ ना पाएंगे तो तुम्हारे बारे में उनका शक यकीन में तब्दील हो जाएगा और वो समझेंगे तुमने ही कत्ल किया है, तुम ही मुजरिम हो। तुम्हें मुजरिम समझकर तुम्हारी तलाश शुरू कर देंगे। इस तरह एक तरफ तो मैं तुम्हें कत्ल भी कर दूंगा और तुम्हें मुजरिम बनवा दूंगा और खुद आराम से मजे करूंगा, क्या समझे। और फिर मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल के नंबर भी गायब कर दूंगा, वो भी बीच कोतवाली से। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मैं इन कमबख्त गीदड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा और आखिरकार उन्हीं की बदौलत मेरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मगर साहब, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये शख्स मुजरिमों का साथी है, हमीद कहने लगा। फरीदी बोला, भाई ये जासूसी का मामला है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि दिल की आवाज पर काम किया जाए। यहाँ तो सिर्फ दिमाग की बात ही मानी जाती है। फरीदी ने सिगार को बुझाते हुए हमीद से कहा, खैर चलिए, अगर मैं इसे मान भी लूं तो पेड़ वाला मामला समझ में नहीं आता। आधे घंटे में इतने मोटे तने वाले पेड़ को काट कर गिराना नामुमकिन है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।